महादेव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका पार्ट 14 जैवमंडल। हम जानते हैं कि पृथ्वी ही अकेला ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, इसलिए ये जीवत ग्रह कहलाता है। इस ग्रह पर ही वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल है। ये सभी मंडल मिलकर इस ग्रह को जीवन को संभव बनाते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि पृथ्वी के बहुत से भाग पर ही जीवन का अस्तित्व है। पृथ्वी के इस निरंकुश क्षेत्र के पार किसी प्रकार का जीव नहीं पाया जाता। पृथ्वी के इस संकीर्ण क्षेत्र में ऐसा क्या विशेषता है इसने यहाँ पर जीवन को संभव बनाया है। इसलिए संभव हुआ है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ों जैसे ऊर्जा, जीवित प्राणी और तथा अजैव चीज़ों का उचित मिश्रण तथा उनके मध्य अयोनता क्रिया पाई जाती है। लाखों वर्षों से प्रकृति ने कुछ ऐसे नियंत्रण और संतुलन बनाए रखे हैं जिससे बिना किसी समस्या के जीवन के विभिन्न रूपों विद्यमान है। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज यह जीवन से परिपूर्ण ग्रह खतरे में है। यह मुख्य रूप से मानवीय हस्तक्षेप के कारण है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था, पृथ्वी के पास मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सब कुछ है, परंतु उसके लालच के लिए नहीं। अगर हम इस अनोखे जीवन युक्त ग्रह को बचाना चाहते हैं तो हमें अपने लालच पर नियंत्रण रखना ही होगा तथा हमें अपनी जीवन शैली और व्यवहार के प्रति को बदलना होगा। इस पाठ में हम जैवमंडल से संबंधित इनमें से कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप जैवमंडल के तत्व तथा उनके स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल से सहसंबंध को बता सकेंगे। जैवमंडल की सीमा का अनुमान लगा सकेंगे। जैवमंडल की अनोखी प्रकृति के कारण बता सकेंगे। मुख्य संकल्पनाओं जैसे पारिस्थितिकी परितंत्र, विश्वव्यापी तापन, ओजोन परत का घटना, क्षारीय वर्षा तथा शत पोषणीय विकास की परिभाषा बता सकेंगे। पारितंत्र में पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बता सकेंगे। जलवायु परिवर्तन के आयामों का सामना करने के लिए विश्व एवं स्थानीय स्तर पर किए गए प्रयत्नों की विशेषता बता सकेंगे। शत पोषणीय विकास की आवश्यकता तथा महत्व की व्याख्या कर सकेंगे। जैवमंडल तथा इसकी सीमा: सीधे साधे शब्दों में जैवमंडल पृथ्वी की वह सेकारी पट्टी है जिसमें सभी प्रकार का जीवन विद्यमान है। क्या तुम जानते हो कि इस पट्टी में जीवन क्या संभव हुआ? इसलिए क्योंकि यह वह क्षेत्र है जहाँ जीवन के लिए आवश्यक 3 वस्तुएं उचित मात्रा में मिलती हैं। ये 3 है: भूमि स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल। दूसरे शब्दों में यह सक्रिय पट्टी का क्षेत्र है जहाँ स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल मिलते हैं। हमें इस सहकारी पट्टी का महत्व समझना चाहिए। यह वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर रूप से लगभग 10 किलोमीटर तक विस्तृत है। ये समुद्र में जहाँ लगभग 10.4 किलोमीटर की गहराई तक और पृथ्वी की सतह से लगभग 8.2 किलोमीटर की गहराई तक सर्वाधिक जीवित जीव पाए जाते हैं, विस्तृत है। जीवन से कुछ रूप विषम परिस्थितियों में भी पाए जाते हैं। शैवाल, अलगाई और थर्मोफिलिक इस प्रकार के जीवन के 2 उदाहरण हैं। शैवाल, जिसे जीवन के पहले रूप में से एक माना जाता है, बर्फीले अंटार्कटिक जैसे प्रतिकूल पर्यावरण में भी जीवन रह सकता है। दूसरे छोर पर थर्मोफिलिक ऊर्जा पसंद करने वाले जीवाणु सामान्य ग्रह समुद्र में ज्वालामुखी अंदरों में रहता है जहाँ तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। वास्तव में यह जीवाणु कथनक 0 सेल्सियस से कम तापमान पर जीवित नहीं रह सकते। जब जीवन शुरू हुआ तब स्थिति ऐसी नहीं थी। लगभग 7 अरब वर्ष पहले ये समझा जाता था कि पृथ्वी केवल एक शाकाहारी विभिन्न भूमि है जो महासागरों के उथले मार्गों के घेरे हुए है। जीवन के रूप में उपलब्धता के संदर्भ में
क्षेत्र के विस्तार की प्रवृत्ति के अनुसार यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि कुछ हजार वर्षों बाद जैवमंडल का विस्तार ऊपरी झोममंडल से आगे बढ़ सकता है। इसे पता चलता है कि जैवमंडल का समय के साथ विकास हो रहा है। अब तक हमने जैवमंडल के ऊर्ध्वाधर विस्तार की चर्चा की है, लेकिन शासित रूप से जैवमंडल पूरे खगोल के घेरे हुए है। हालांकि सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडे क्षेत्रों में जीवन संभव नहीं हो सकता। अधिकतर जीवन एक सहकारी पट्टी तक सीमित है, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को ग्रहण करती है, जो कई प्रकार के जीव जीवन के लिए आवश्यक है। यह सहकारी क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 180 से 200 फीट नीचे ऊर्जा एवं उपोष्ण कटिबंधीय पर्वत श्रृंखलाओं। एक बार इसका चित्र भी देख लेते। स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। बीच में हमारा जो गोले आप देख रहे हैं, बीच में है जैवमंडल। चित्र 14.1 जैवमंडल समुद्र तल से 6550 मीटर ऊपर में हिम रेखा के सबसे ऊपरी भाग तक विस्तृत है। जब यह हम रेखा के पार विस्तृत होता है तो जीवन के रूप में बहुत कम हो जाते हैं। जैवमंडल के घटक। जैवमंडल के 3 मूल घटक हैं: अजैविक घटक, जैविक घटक तथा ऊर्जा घटक। आइए इन तीनों घटकों के विस्तार से चर्चा करें। जैविक घटक। मोटे तौर पर इन घटकों में से सभी अजैविक तत्व सम्मिलित होते हैं, जो सभी जीवित जीवाणुओं के लिए आवश्यक होते हैं। ये है स्थलमंडल भूपट्टी का ठोस भाग, वायुमंडल और जलमंडल खनिज पोषण तत्व, कुछ गैसें तथा जल। जैविक जीवन के लिए 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं: मृदा तथा अवसाद खनिज पोषण तत्वों के मुख्य भंडार है। वायुमंडल जैविक जीवन के लिए आवश्यक गैसों का भंडार है तथा महासागर तरल जल का प्रमुख भंडार है। यहाँ के तीनों भंडार आपस में मिलते हैं। वहाँ क्षेत्र जैविक जीवन के लिए सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। मृदा की ऊपरी परत और महासागरों के उथले भाग जैविक जीवन को जीवित रखने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मृदा की ऊपरी परत गैसों को आसानी से अंदर जाने और नमी को अंदर रिसने देती है, जबकि महासागरों के उथले भाग सूर्य की रोशनी को अंदर जाने देते हैं और धरातल व महासागरों की तली से विघटित गैसों और पोषण तत्वों को आपस में मिलने देते हैं। जैविक घटक। पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवाणु सहित मानव पर्यावरण के 3 जैविक घटक हैं। एक तरीके से इन्हें 3 उपतंत्र भी कहा जाता है। पौधे। जैविक घटकों में पौधे सबसे महत्वपूर्ण हैं। केवल यही प्राकृतिक उत्पादन है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। पौधे न केवल सभी प्रकार के जैविक पदार्थों का उत्पादन करते हैं, बल्कि जैविक पदार्थों एवं पोषण तत्वों के चक्रण एवं पुनर्चक्रण में भी मदद करते हैं। अंत पौधे सभी जीवों के लिए भोजन और ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। पशु। पौधे अगर प्राथमिक उत्पादन है तो पशु मुख्य उपभोक्ता, इसलिए पशुओं को विषम तंत्र कहा जाता है। पशुओं के 3 प्रमुख कार्य हैं: पौधों द्वारा भोजन के रूप में उपलब्ध कराए गए जैविक पदार्थ का उपयोग, भोजन को ऊर्जा में बदलना और ऊर्जा का वृद्धि और विकास में प्रयोग करना। सूक्ष्म जीव। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों, उद्भिद इत्यादि आते हैं। इनकी संख्या असीमित है तथा इन्हें सामान्य अपघटक के रूप में जाना जाता है, जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है। यह जीवाणु मृत पौधे और पशुओं तथा अन्य जैविक पदार्थों को अपघटित कर देते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा वह अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अपघटक की इस प्रक्रिया द्वारा वह जटिल जैविक पदार्थों को विच्छेदित तथा पृथक कर देते हैं, ताकि प्राथमिक उत्पादन अर्थात पौधे उनका दोबारा प्रयोग कर सके। ऊर्जा। ये जैवमंडल का तीसरा अति महत्वपूर्ण घटक है, जिससे बगैर इस ग्रह पर जीवन संभव नहीं हो पाता। यह इस ग्रह पर अत्यधिक प्रकार के जैविक जीवन के उत्पादन तथा
पूर्ण उत्पादन के लिए आवश्यक है। इस जैवमंडल के सभी जीव मशीन की भांति कार्य करने के लिए ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तथा ऊर्जा के एक प्रकार को दूसरे में बदलते हैं। लेकिन क्या तुम्हें ऐसी ऊर्जा का स्रोत पता है जिसकी आवश्यकता जैवमंडल को चलाने के लिए होती है? सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, जिसके बगैर हम जैवमंडल के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। पारिस्थितिकी तथा पारितंत्र। पारिस्थितिकी जीवों और उनके पर्यावरण के बीच होने वाले पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन है। जब पारिस्थितिक वैज्ञानिक ये अनुभव करते हैं कि प्रकृति के दो घटक जीव और पर्यावरण आपस में संबंध ही नहीं है, बल्कि ये घटक एक निश्चित तंत्र के रूप में बड़े व्यवस्थित ढंग से कार्य करते हैं। वास्तव में दोनों घटक जीव और पर्यावरण पृथक नहीं है, किसी एक विशेष जीव के लिए अन्य जीव उसके पर्यावरण का एक हिस्सा बन सकते हैं। इसी प्रकार से पर्यावरण को जीवों द्वारा बदला और प्रभावित किया। चित्र में देखिए, सौर ऊर्जा, धरातल मुद्रा, सहयोग, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी। पौधे शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वहारी जीवों के मृत शरीर। पशु जीवाणु तथा कवक इनके मृत शरीर प्रक्रिया व अपघटन करते हैं। अपघटित पदार्थों द्वारा मुक्त ऊर्जा पोषण के रूप में मृदा तक पहुंचती है। चित्र 14.2 एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जा सकता है। अंत जीव और पर्यावरण एक तंत्र के परस्पर क्रिया करने के भाग है, इसलिए इस प्रक्रिया के तंत्र का वर्णन करने के लिए आजकल पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र का ही संक्षिप्त रूप पारितंत्र। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में A.G. टॉसले द्वारा किया गया था। एक पारितंत्र को ऐसे तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले घटक नियमित रूप से परस्पर क्रिया करते हुए एक एकीकृत संपूर्ण का निर्माण करते हैं। दूसरे शब्दों में, भूदृश्य का कोई भाग जिसमें जैविक और अजैविक घटक सम्मिलित हो एक पारितंत्र के रूप में तभी जाना जाता है जब उसके सभी घटक एक दूसरे के साथ संगठित हो। उदाहरण के लिए, एक झील या तालाब तब एक पारितंत्र है जब इसे केवल एक जल स्थान न समझकर इसे इसकी समग्रता के रूप में माना जाता है। उस विचार से तालाब सूक्ष्म पारितंत्र का प्रतिनिधित्व करता है और जैवमंडल को एक बड़े पारितंत्र के रूप में जाना जाता है। मूल रूप से अवधारणा दो पहलुओं के चारों ओर घूमती है। प्रथम, वह विभिन्न घटकों और उप घटकों के मध्य अंत संबंधों का अध्ययन करती है। दूसरे, पारितंत्र के विभिन्न घटकों के मध्य ऊर्जा का प्रवाह जो इस प्रकार के लिए आवश्यक निर्धारक है कि एक जैविक समुदाय कैसे कार्य करता है। इसलिए अगर हम एक पारितंत्र के कार्य पक्ष का अध्ययन करें तो हम इसका अध्ययन निम्नलिखित के अनुसार कर सकते हैं। ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला, पोषण तत्व, जैव भूरा रासायनिक चक्र, परिवर्धन का विकास, नियंत्रण, रचना तंत्र तथा सतनियंत्रिकी, साइबरनेटिक्स, समय और स्थान में विभिन्नता, प्रतिरूप। आइए प्रत्येक घटक का संक्षेप में अध्ययन करें। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, एक पारितंत्र की अन्योन्य क्रिया लगातार होती रहती है। घटकों और उप घटकों के मध्य अन्योन्य क्रियाओं के ऊर्जा प्रवाह और खनिज पोषकों का चक्रण सम्मिलित होता है। ऊर्जा और खनिजों की गति को प्रदर्शित करने वाला एक सामान्य रेखा चित्र नीचे दिया गया है। खाद्य जाल। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का हस्तांतरण एक स्तर से दूसरे स्तर का होता है। इसे पोषण स्तर कहते हैं। अतः पोषण स्तर वह स्तर है जिसे आवश्यकता होती है जिस पर खाद्य ऊर्जा एक समूह से दूसरे समूह को हस्तांतरित होती है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हमें खाद्य श्रृंखला तथा इससे संबंधित क्रियाकलापों की चर्चा करनी होगी। जैवमंडल में मोटे तौर पर दो
प्रकार के जैविक समूह के रूप में सुपोषित और परपोषी। इन परपोषियों की खाने की आदत के आधार पर आगे 3 श्रृंखलाओं में विभाजित किया जाता है कि ये शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वहारी। पौधों को खाने वाले प्राणी शाकाहारी तथा मांस मच्छी प्राणियों को मांसाहारी कहते हैं। सर्वहारा जीव जो होते हैं जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं। खाद्य श्रृंखला चक्र। आइए अब ये समझे कि खाद्य श्रृंखला क्या है। खाद्य श्रृंखला को एक पोषक स्तर के जीवों द्वारा दूसरे पोषक स्तर के जीवों को ऊर्जा के हस्तांतरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ये मृदा एवं जल में पौधों के उगने में सहायता करता है। पौधे अधिकतर शाकाहारी जीवों के भोजन के आधार पर है। इन शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव अपने खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग करते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ सर्वहारी जीव हैं जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं। मृदा द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा पौधों और पशुओं के रूप में परिलक्षित होती है। इन जीवों का जीवन चक्र छोटा है और कुछ समय बाद मर जाते हैं। ये देखिए, इसमें सबसे ऊपर मनुष्य है, उससे नीचे एक जानवर है, उससे नीचे खरगोश है। ये पेड़, नीचे पेड़ पौधे हैं, इसे कहते हैं खाद्य पिरामिड। चित्र 14.4 है। जैसे ही ये जीव मरते हैं, दूसरे जीवों का समूह अपना कार्य शुरू कर देता है, क्योंकि ये मृत पदार्थों को खाते हैं। ये मृत पौधे और पशुओं के अपघटन में सहायता करते हैं तथा इनसे मुक्त हुई ऊर्जा मृदा द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और जो पौधों के उगने में सहायक होती है। ऊपर वर्णित श्रृंखला खाद्य श्रृंखला एक अत्यधिक सरल खाद्य श्रृंखला है, लेकिन खाद्य श्रृंखलाएँ हमेशा इतनी सरल और एकाकी क्रम वाली नहीं होती। सैकड़ों अर्ध संबंधित एवं व्यापी खाद्य श्रृंखला एक जटिल प्रतिरूप बनाती है। ऐसे प्रतिरूपों को खाद्य जाल कहते हैं। आइए अब हम ये सोचते हैं कि विभिन्न पोषण स्तर क्या है। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी, सूर्य अथवा सौर ऊर्जा सभी पौधों के लिए अपना भोजन तैयार करने का प्रमुख स्रोत है। पौधे द्वारा संग्रहित ऊर्जा पोषण स्तर के ऊपर में जानी जाती है। ये शाकाहारी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। जब शाकाहारी पशु इन पौधों को खाते हैं तो ऊर्जा का हस्तांतरण पोषण स्तर से पोषण स्तर को जाता है। पोषण स्तर 1 से पोषण स्तर 2 को जाता है। फिर शाकाहारी जीवों द्वारा उपयोग की गई रासायनिक ऊर्जा भोजन द्वारा पोषण स्तर 2 पर संग्रहित हो जाती है। मांसाहारी अपने भोजन के लिए अन्य पशुओं पर निर्भर रहते हैं। इन पशुओं को अपने उत्तकों को बनाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये अपनी ऊर्जा का पोषण स्तर 2 से प्राप्त भोजन को उपभोग द्वारा प्राप्त करते हैं। खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तर 3 से रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग पोषण स्तर 4 से सर्वहारी को हस्तांतरित हो जाता है। इसलिए खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर सर्वहारी है जो अपनी ऊर्जा सभी 3 स्तरों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक उच्च स्तर पर क्रमिक रूप से जीवों की संख्या कम होती जाती है। जब क्रमिक स्तरों के जीवों की संख्या को कागज पर अंकित किया जाता है तो यह एक पिरामिड का आकार ग्रहण कर लेता है। इसे खाद्य पिरामिड अथवा संख्याओं का पिरामिड कहा जाता है। किसी भी पोषण स्तर जीवों की संख्या उसके निचले स्तर पर भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। निचले स्तर पर भोजन की उपलब्धताओं में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उससे ऊंचे पोषण स्तर पर जीवों की संख्या और विविधता में वृद्धि होती है। अंत प्रकृति के महत्वपूर्ण संतुलन को बनाए रखने के लिए भोजन की उपलब्धता मुख्य कारक है। ये संतुलन को सीमाओं के अंदर गतिशील और
घटता बढ़ता रहता है। इसलिए इस संतुलन को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक पारितंत्र का अपना एक रचना तंत्र होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक पारितंत्र में कुछ अंतर्निहित पराक्रम होते हैं जिससे पोषण अथवा पदार्थ हस्तरिक होते हैं, कभी किसी एक दिशा में तो अभी एक चक्र में। आइए इसमें से कुछ चक्रों की चर्चा करें। प्राकृतिक, जैव, भूरासायनिक चक्र। जैविक, भूगर्भीय तथा रासायनिक अंत क्रियाएं और कुछ नहीं, वर्णन केवल घुलनशील अजैविक पदार्थ पोषकों का संचालन और परिचालन है। यह घुलनशील अजैविक पदार्थ या पोषण मृदा और विविध जैविक घटकों के जैविक प्रवास्था द्वारा जैविक तत्वों की वायुमंडलीय प्रस्था से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से अजैविक तत्वों जैसे मृदा और वायुमंडल के पक्ष में जैविक पदार्थों के परिचालन और चलन की वापसी होती है। अंत यह दोनों प्रणालियाँ एक दूसरे के पूरक है और चक्र को पूरा करती है। जैव भूरासायनिक चक्रों का अध्ययन दो आधारों पर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सभी तत्वों का सामूहिक चक्रण अथवा व्यक्तिगत तत्वों का चक्रण, जैसे जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फॉस्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र, सल्फर चक्र आदि। इन चक्रों के अतिरिक्त अवसाद चक्र और खनिज चक्र को भी विस्तृत जैव भूरासायनिक चक्र में सम्मिलित किया जाता है। ये प्राकृतिक अथवा जैव भूरा रासायनिक चक्र बड़े संतुलित ढंग से कार्य करता है, जिससे जैवमंडल में स्थिरता आती है और पृथ्वी पर जीवन प्रक्रिया बनी रहती है। अगर हम इसमें बाधा पहुंचाते हैं तो इसके बहुत से नकारात्मक परिणाम होते हैं जो अंत जैवमंडल को प्रभावित करेंगे। आइए इनमें से कुछ चक्रों की संक्षेप में चर्चा करें। इन चक्रों की इस पुस्तक में 9वें अध्याय में पहले ही चर्चा की जा चुकी है, परंतु यहाँ हमारी चर्चा जैवमंडल अथवा पर्यावरण से संबंधित है। जल चक्र। जल का यह चक्र वायु, स्थल, समुद्र, जीवित पौधे और प्राणियों के मध्य आदान प्रदान में मदद करता है। जल चक्र और सौर ऊर्जा से चलता है। महासागरों से भारी मात्रा में जल का वाष्पीकरण, बादलों का निर्माण और वर्षा हमें स्वस्थ जल की आपूर्ति भंडार प्रदान करती है। शून्य से कम तापमान पर वर्षा की बूंदें हिम रूपों में बदल जाती है और तेज वायु चलने पर यह ओले का रूप धारण कर लेती है। जल का वर्षा हिम और तथा ओलों के रूप में स्थल और जल खंडों पर वर्षा होता है। धरातल पर वर्षा जल मृदा में रिस जाता है और वहाँ धरातलीय जल के रूप में भरा रहता है। प्राकृतिक जल स्तर अथवा जल स्तर धरातल के नीचे स्थित होता है। जल स्तर भूधार, मृत्तिका और शैल स्तर द्वारा समर्थित होता है। धरातलीय जल स्थित नहीं रहता है बल्कि विभिन्न दिशाओं में गतिशील रहता है। कोशिका कार्य द्वारा ये ऊपर आता है और धरातलीय मृदा में पहुंचता है, जहां इसे पौधों की जड़ों द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन और इसके यौगिक जैवमंडल में जीवन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक नाइट्रोजन का लगातार आदान प्रदान होता रहता है। अपनी चयापचय प्रक्रिया में पौधे और पशुओं द्वारा उत्पन्न प्रोटीन नाइट्रोजन के जैविक यौगिक मृदा में नाइट्रोजनी जैविक अवशेष का अधिकांश भाग मित्र एवं अपशिष्ट पौधे और पशु के मलमूत्र से उत्पन्न होता है। मृदा से इन जैविक अवशेषों को सूक्ष्म जीवों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ये जैव नाइट्रीकरण प्रक्रिया द्वारा मृदा की नाइट्रेट और नाइट्रोजन में तोड़ देते हैं, जबकि अन्य जीव नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। कार्बन चक्र। कार्बन चक्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण रासायनिक चक्र है। वायुमंडल में कार्बन का एक छोटा सा भंडार है। जलमंडल इसका प्रमुख
भंडार है जहाँ वायुमंडल से लगभग 50 गुना अधिक मात्रा में कार्बन इसका समुद्र की तली पर बाइकार्बोनेट खनिज के रूप में भंडार है। वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करता है। ये चक्र कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल, जैवमंडल और महासागरों के मध्य क्रियाशील रहता है। परितंत्रों के प्रकार। विभिन्न आधारों पर परितंत्र को विविध प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला और आसान वर्गीकरण का आधार आवास है। इस वर्गीकरण का मत ये है कि प्रत्येक निवास एक विशेष भौतिक पर्यावरण की दिशा को दर्शाता है। ये परिस्थितियाँ, ये दिशाएं जैविक समूह की प्राकृतिक विशेषताओं को निर्धारित करती है और इसलिए जैविक समूह में स्थानीय विविधता पाई जाती है। इस आधार पर परितंत्र के मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है: स्थलीय परितंत्र और जलीय परितंत्र। इन परितंत्रों को आगे बहुत ही उपविभागों में विभक्त किया जाता है। हम इन्हीं दो परितंत्रों और इनके उपविभागों की संक्षेप में चर्चा करेंगे। स्थलीय परितंत्र, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये संपूर्ण पृथ्वी के 29% भाग को घेरे हुए है। स्थलीय परितंत्र मानव के लिए भोजन और कच्चे माल का प्रमुख स्रोत है। यहीं पर पौधों और पशुओं के समूह को जलीय परितंत्र से अधिक विविधता है। स्थलीय जीवों में जलीय परितंत्र की अपेक्षा सहिष्णुता की सीमा अधिक होती है, लेकिन कुछ मसलों में जल स्थलीय परितंत्र को सम्मिलित करने का कारक बन जाता है। जहाँ तक उत्पादन का प्रश्न है, स्थानीय परितंत्र जलीय परितंत्र से अधिक उत्पादक है। ऊपर दी गई चर्चा स्थलीय और जलीय परितंत्रों के बीच तुलना है, लेकिन स्थलीय परितंत्रों की भौतिक आवश्यकताओं और जैविक समूह पर उसकी प्रतिक्रिया पर और भी विभिन्नता है। इसलिए स्थलीय परितंत्रों को विभिन्न उपविभागों में बांटा जा सकता है। इसके प्रमुख उपविभाग हैं: उच्च भूमि अथवा पर्वतीय परितंत्र, निम्न भूमि परितंत्र, मरुस्थलीय परितंत्र। विभिन्न प्रयोजन और उद्देश्य के आधार पर इन्हें फिर और उप विभागों में बांटा जा सकता है। जीवन के अधिकतम रूप निम्न भूमियों में पाए जाते हैं और यह ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटते जाते हैं, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन और वायुमंडलीय दाब घट जाता है। जलीय परितंत्र, ये परितंत्र पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न रूपों में उपस्थित 71% जल का उल्लेख करता है। स्थलीय परितंत्र की सतह जलीय परितंत्र को भी विभिन्न उपविभागों में बांटा जा सकता है, परंतु इस परितंत्र के प्रमुख उपविभाग जलीय, ज्वार नदमुखीय और समुद्री परितंत्र। इन परितंत्रों को आगे और भी छोटे छोटे उप विभागों में बांटा जा सकता है। अगर हम इन्हें विस्तार की दृष्टि से अथवा मापक की दृष्टि से देखें तो ये विस्तृत खुले समुद्र से लेकर छोटे तालाब तक में फैले हैं। जलीय परितंत्र के विभिन्न प्रकारों के अंदर विभिन्नता मुख्य रूप में अजैविक कारकों से संबंधित है, लेकिन इन परितंत्रों में रहने वाले जैविक समूह में भी विभिन्नता मिलती है। जैसे कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, जलीय परितंत्र की सीमा रेखा बनने वाला कारक जल की वह गहराई है जहाँ तक प्रकाश प्रवेश कर सकता है, पोषकों की उपलब्धता और विघटित ऑक्सीजन का संकेंद्र। अन्य कारक, अगर हम इन सब कारकों को ध्यान में रखें तो यह पता चलता है कि ज्वार नदमुखीय परितंत्र जलीय परितंत्र में सबसे अधिक उत्पादन, समुद्री परितंत्र में उथले महाद्वीप मेघ तख्त खुले समुद्र की अपेक्षा अधिक उत्पादन, हालांकि खुले समुद्र क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक विस्तृत है। ये स्थलीय परितंत्र के मरुस्थलों के भांति सबसे कम उत्पादन है। एक अन्य पहलू जो जलीय परितंत्र में जीवन की विभिन्नता का निर्धारण करता है वह है जीवों की अनुकूलनशीलता। कुछ जीव अन्य रूप से जल में रहते हैं, जैसे मछली, जबकि जीवों की प्राकृतिक
जल स्थलीय और कुछ महत्वपूर्ण जल स्थलीय जीव है मेंढक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा और जलीय पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां। आगे जल में भी कुछ जीव या तो केवल मीठे जल में रहते हैं या खारे जल में। कुछ जीव मोटे और खारे जल दोनों में रहते हैं। हिल्सा मछली अंतिम प्रकार का उदाहरण है। एचिनोडर्मस और कैटेक्स केले का टैक्स केवल खारे पानी में रहते हैं, जबकि बहुत से प्रकार की मछलियाँ जैसे रेहू, कतला आदि केवल मीठे जल में पाई जाती है। भूमंडलीय जलवाहिक परिवर्तन। हमने भूरा रासायनिक चक्र के अंतर्गत पढ़ा है कि पृथ्वी का वायुमंडल और जलमंडल पिछले 1 अरब वर्षों और उससे भी अधिक समय से लगभग वैसे ही संतुलित रासायनिक घटकों से बना है जैसे हम आज रहते हैं। पृथ्वी के पास वैश्विक जलवायु की स्थिति और नियंत्रित करने के लिए एक विशेष रचना तंत्र है। यह रचना तंत्र निम्न प्रकार है। पौधे और पशु वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को संतुलित रखते हैं, जो वैश्विक ताप स्थायित्व का कार्य करता है। इसका अर्थ ये हुआ है, ये तत्व तापमान के संतुलन को अनुकूलतम सीमाओं पर में नियंत्रित किए रहते हैं। वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करने में जलखंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के उपभोग के लिए पृथ्वी के संसाधनों का तेजी से दोहन, हमारी अपव्यापी जीवन शैली आदि ने वायुमंडल में कार्बन स्तर को अत्यधिक बढ़ा दिया है। इसमें जलवाहिक परिवर्तन की प्रक्रिया को गति प्रदान कर दी है। आइए जलवाहिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाली कुछ प्रक्रियाओं की चर्चा करें। हाई से गहरे प्रभाव और भूमंडलीय ताप। भूमंडलीय ताप का अर्थ है वायुमंडलीय ताप का धीरे धीरे बढ़ना। इसके परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से मानवीय क्रियाकलापों द्वारा विकिरण संतुलन में परिवर्तन होना है। इसे विभिन्न स्तरों जैसे स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक पर जलवायु में परिवर्तन आ जाता है। हाल ही में लगाए गए अनुमानों के अनुसार यह पाया गया है कि पिछले 100 वर्षों में धरातल वायु का तापमान लगभग 0.5 सेल्सियस से 0.7 से बढ़ गया है। क्या आप जानते हैं कि क्यों हो रहा है? यह हरित गृह प्रभाव के कारण हो रहा है। भूमंडलीय तापन की अच्छी तरह से समझने के लिए हमें हरित गृह की कार्य प्रवृत्ति को समझ लेना चाहिए। हरित गृह का कार्य। ठंडे देशों से हरित गृह पौधों को उगाने के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर कुछ ऊष्मा विशेषकर सर्दियों में पौधों को उगाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। हरित गृह की पारदर्शी दीवारें और छत ऐसी होती है कि सूर्य की रोशनी को अंदर तो आने देते हैं, परंतु दीर्घ तंत्रिक विकिरण को बाहर जाने से रोकती है। अंत सूर्य की रोशनी हरित गृह की मुद्रा और इमारत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इसे फिर उस ऊष्मा के उपयोग से उत्सर्जित कर दिया जाता है, जो शीशे में से होकर पार नहीं जा सकती। हरित गृह में ऊर्जा की मात्रा तब तक बढ़ती जाती है जब तक इसका तापमान जितना अधिक नहीं हो जाता कि शीशे से होकर इतनी ऊष्मा बाहर चली जाए जितनी ऊर्जा वह सूर्य की रोशनी के रूप में प्राप्त करता है। तलनदार दीवारें और छत अवशोषित विकिरण को कक्ष में उत्सर्जित करती है। अंत दिन के दौरान अवरित विकिरण हरित गृह में प्रवेश करता है और वायुमंडल तथा उस स्थान को गर्म कर देता है। इस पर हरित गृह खड़ा है। शीशे पर विकिरण को रोकने के लिए एक पारदर्शन फिल्म चढ़ाई जाती है, जिससे विकिरण का गर्म करने का प्रभाव अधिकतम हो जाता है। इसलिए हमारी पृथ्वी एक हरित गृह बन गई है। कुछ गैसें ऐसी होती है जो हरित कक्ष के शीशों के फलकों का कार्य करती है, जिससे सूर्य की किरणें आ सकती हैं।
परंतु उनके बाह्य अंतरिक्ष से बाहर निकलने को रोकती है। इसे वायुमंडल गर्भ होता है। ये वनों के विनाश और औद्योगिकरण के कारण हो रहा है। ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्सीजन, NOx और फ्लोरोकार्बन CFC। इन्हीं को हरित गृह गैसों के रूप में जाना जाता है। इन चार गैसों में सबसे कार्बन डाइऑक्साइड 55% कैलोरी, फ्लोरोकार्बन लगभग 24%, मीथेन लगभग 15% और नाइट्रेट ऑक्सीजन लगभग 6% का योगदान वायुमंडल को गर्म करने में देती है। क्या आप जानते हैं गैसों के स्रोत जानते हैं? जीवाश्म ईंधन और काष्ठ ईंधन के जलने से मोटर गाड़ियों की लंबी कतारें तथा बहुत से कारखानों को कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। अथान उगना, पशुधन कचरे का ढेर और कोयला खदान मीथेन गैस के प्रमुख स्रोत हैं। रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन मशीनों में शीतक के रूप में वायु विलीन का प्रयोग क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैसों को वायुमंडल में छोड़ता है। नाइट्रस ऑक्सीजन मुख्य रूप से रासायनिक कारखानों, वननाशन और कुछ कृषि प्रवृत्तियों से उत्सर्जित होती है। यहाँ से शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से हरित गृह के बनने से पौधे को सुरक्षा मिलती है और पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। जबकि वायुमंडल में हरित गृह गैसों के संकेंद्रण से पृथ्वी का जैविक तंत्र अस्त व्यस्त हो जाता है। हरित गृह के प्रभाव के परिणाम यह अनुमान लगाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर बढ़ने की वर्तमान दर की यही रही है तो वायुमंडलीय तापमान 21वीं शताब्दी के अंत तक 2 सेल्सियस से 3 सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सी हिमानियों पीछे खिसक जाएगी, ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फीली चोटियाँ पिघल जाएगी और बहुत बड़े पैमाने पर विश्व के अन्य भागों में बर्फ़ के भंडार गायब हो जाएंगे। एक अनुमान के अनुसार अगर पृथ्वी की सारी बर्फ़ पिघल जाए तो सभी महासागरों की सतह और निचले तटीय क्षेत्रों में लगभग 60 मीटर पानी बढ़ जाएगा। भूमंडलीय तापमान द्वारा समुद्री जल स्तर में केवल 50 से 100 सेंटीमीटर की वृद्धि विश्व के निचले क्षेत्रों जैसे बंगाल, पश्चिम बंगाल और दक्षिण पश्चिम हुए तटीय शहरों जैसे संदाई और शासन पर सिकों को जल अगन कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते हुए संकेंद्र और उष्णकटिबंधीय महासागरों के अधिक गर्म होने के कारण अधिक संख्या के में चक्रवात और हरिकेन आएंगे। पर्वतों पर बर्फ़ के जल्दी पिघलने से मानसून के समय अधिक बढ़ आएगी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार बढ़ता हुआ समुद्री जल स्तर लगभग 3 दशकों से तटीय शहरों से मुंबई, डोसक, चितगांव और मानीला को जलमग्न कर देगा। भूमंडलीय तापमान में जरा सी भी वृद्धि खनन उत्पादन का प्रतिकूल असर डालेगी। अंत उत्तरी गोलार्ध में गेहूं उत्पादन क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध के उत्तर में खिसक जाएंगे। समुद्र के ऊपरी जल स्तर के गर्म होने से महासागरों की जैविक उत्पादकता भी कम हो जाएगी। उत्तरार्ध चक्र द्वारा समुद्र के निचले भागों से समुद्र की सतह की ओर पोषकों का परिवहन भी कम हो जाएगा। हरित गृह पर नियंत्रण एवं उपचारिक उपाय। हरित गृह प्रभाव के लगातार बढ़ते जाने की निम्नलिखित उपायों द्वारा कम किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड के संकेंद्र को अत्यधिक विकसित और औद्योगिक देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान तथा विकसित देशों जैसे चीन और भारत द्वारा विषम ईंधनों के उपयोग में जोरदार कटौती करके कम किया जा सकता है। काल्पनिक सफल ईंधनों का विकास करने के लिए वैज्ञानिक उपाय जानने के लिए मीथेन पेट्रोलियम का
विकल्प हो सकती है। जल विद्युत ऊर्जा का विकास एक अच्छा विकल्प है। कारखानों और मोटरगाड़ियों से खतरनाक CO2, CFC और NO2 के उत्सर्जन पर रोक लगानी चाहिए। महानगरों में मोटर गाड़ियों को चलाने के दिनों को सीमित करना भी ठीक अन्य विकल्प हो सकता है। सिंगापुर और मॉस्को शहर इस प्रथा का अपना रहे हैं। उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय देशों में जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा का विकास किया जा सकता है। बायोगैस संयंत्रित लगा चाहिए जो कि घरेलू उपयोग के लिए एक पारंपरिक ऊर्जा का साधन है। वनरोपण में वृद्धि करके CO2 स्तर को निश्चित रूप में कम किया जा सकता है, जिससे अंत हरित गृह प्रभाव कम होगा। ओजोन परत अवश्य की समस्या पर चर्चा करने से पहले आपको ओजोन परत के विषय में जानना चाहिए। ओजोन ऑक्सीजन का एक प्रकार है जिसमें अत्यधिक प्रचलित 2 अणुओं O2 की अपेक्षा 3 अणु O3 है। यह ऑक्सीजन अणुओं पर सौर ऊर्जा के प्रभाव द्वारा वायुमंडल के ऊपरी भाग में बनती है। जहाँ तक इसकी स्थिति का संभव है, यह एक पतली परत के रूप में 15 से 48 किलोमीटर के बीच समताप मंडल में पाई जाती है, जो कुल वायुमंडलीय ओजोन का लगभग 90% भाग इसी परत में पाया जाता है। जैवमंडल में कुल आयतन के 0.002% से भी कम भाग पर ओजोन पाई जाती है। परंतु जहाँ तक पृथ्वी पर जीवन का प्रश्न है, इसका कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह सूर्य की परागामी किरणों को अवशोषित करती है। परागामी विकिरण कई तरह से जीवों का विनाश, ये त्वचा कैंसर तथा मोतियाबिंद पैदा कर। चित्र 14.5 pH का मापन देखिए दे रखा है। इसे आप खुद पढ़ लेना और समझने की कोशिश करना। देती है महासागरीय स्थल पर सूक्ष्म जीवों को मारकर ये जलीय खाद्य श्रृंखला को बाधित कर देती है। इसके बहुत से अन्य नकारात्मक प्रभाव होते हैं जो अभी तक अज्ञात है। ओजोन अवश्य हाल ही में किए गए कुछ मानवीय क्रियाकलापों के कारण हो रहा है। कुछ रासायनिक समताप मंडल में पहुंचकर ओजोन के विकेंद्र को कम कर रहे हैं। अवश्य मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हेलेस मिथाइल क्लोरोफ्लोरोकार्बन टेट्राफ्लोराइड्स के कारण हो रहा है। ये रासायनिक पदार्थों मुख्य रूप से या तो क्लोरीन है या ब्रोमाइन, जो समताप मंडल तक पहुंच सकते हैं। ओजोन परत को उत्प्रेरणीय तरह से विखंडित करके ऑक्सीजन में बदल देते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गंधरहित, ज्वलनशील और विरहित है। शुरू में वैज्ञानिकों ने सोचा कि संबद्ध CFC का पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसी कारणवश इसका प्रयोग परितंत्र, वातानुकूलन, फोम और प्लास्टिक के निर्माण करने में बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। ओजोन परत केवल पतली ही नहीं हो रही है, बल्कि कुछ स्थानों पर ये अस्थायी रूप से गायब हो गई है। 1969 से इस परत का अंटार्कटिका के ऊपर एक छिद्र विकसित हो गया है और प्रत्येक वर्ष यह अधिक से अधिक समय का बना रहता है। सन 1988 में पहली बार अंटार्कटिका के ऊपर की ओजोन परत में एक छिद्र पाया गया था। यह भी तब से प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक समय तक बना रहता है। क्या हम इस घोर विपत्ति को रोक सकते हैं? इसके लिए व्यक्तिगत सरकारी स्तर पर हमें कुछ कार्य करने होंगे। पिछले 2 दशकों से वैश्विक स्तर पर कुछ कार्यों की शुरुआत की गई है, जिसमें 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और 1992 में लंदन फॉरेस्ट महत्वपूर्ण। इन दोनों को गोष्ठियों में यह निर्णय लिया गया है कि सन 2002 तक विकसित देश
CFC का उत्पादन बिल्कुल बंद कर देंगे और विकासशील देश इसका उत्पादन सन 1910 तक बंद कर देंगे। अगर इस निर्णय को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाले भारत सहित सभी 150 देशों द्वारा ईमानदारी से पालन किया जाए और इसे कठोरता से लागू किया जाए, तब भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरीन का प्रभाव अगले 100 वर्षों तक बना रहेगा। इसलिए पूरे विश्व में रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलन के प्रतीक के रूप में प्रयोग किए जाने वाली CFC के विकल्प ढूंढने में वैज्ञानिक शोध कार्यों में लगे हुए हैं। अम्लीय वर्षा शब्द का अर्थ है वायुमंडल के स्तर, तर या सूखे अम्लीय पदार्थों का पृथ्वी के धरातल पर निरपेक्ष। हालांकि ये साफ तौर पर वर्षा से संबंधित, परंतु प्रदूषण कण पृथ्वी के धरातल पर या तो सहिम दृष्टि और ओलों के रूप में गिरते हैं अथवा कोहरा के गैस के सूखे रूप में पृथ्वी के धरातल पर पहुंचते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को माना जाता है, परंतु इसके लिए मुख्य रूप से मनुष्य दोषी है। कारखानों द्वारा उत्प्रेषित धुआं सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत है, जबकि मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं नाइट्रोजन ऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। ये उत्प्रेषित गैस वायुमंडलीय आर्द्रता के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है, जो देर सवेर विभिन्न रूपों में पृथ्वी के धरातल पर गिर जाता है। अम्लता को एक pH मापक पर मापा जाता है, जो हाइड्रोजन आयनों को संप्रेषित केंद्रित पर आधारित है। ये मापक 0 से 14 क्रम में बांटा होता है। इसका निचला भाग अत्यधिक अम्लीयता को दर्शाता है और ऊपर का भाग अत्यधिक क्षारीयता को दर्शाता है। जैसे कि पहले से बताया गया है, अम्लीय वर्षा वर्षण के बहुत से प्रकारों से संबंधित होता है। अगर हम श्वसन और धूल रहित वायु में वर्षा को देखें तो इसका माप 5.6 से 0.6 के बीच होगा, जो थोड़ा सा अम्लीय होगा। जब कभी भी और जहाँ कहीं भी pH मान 5.6 से नीचे होगा तो इससे होने वाले नुकसान देखने लायक होगा। अम्लीय वर्षा के मानवीय स्वास्थ्य और कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों का भी अच्छी तरह से आकलन नहीं किया गया है, परंतु इससे सबसे अधिक सुस्पष्ट नुकसान जलीय परितंत्र को हो रहा है। एक नदी या झील का परितंत्र इसमें सबसे अधिक प्रभावित होता है जब इसका pH मान 5 से नीचे चला जाए। ऐसे तंत्रों में कुल जीव समूह से 2-10 गुना कम हो जाता है, क्योंकि बहुत कम जीव अम्ल को सहन कर सकते हैं। जैव विविधता भी कम हो जाती है। अम्लीयता का सबसे अधिक असर मछलियों पर होता है। अम्लीय परिस्थितियां मछलियों की प्रजनन क्षमता को कम करती है, जिससे परिणाम स्वरूप मछलियों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है। ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बहुत से हिस्सों में प्रमाणित हो चुका है। नार्वे के 33,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हजारों झीलों और सरिताओं में मछलियाँ समाप्त हो गई हैं। पिछली चौथाई शताब्दी में पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सैकड़ों झीलें जैविक वनस्थल बन गई है। अम्लीय वर्षा का वनों पर सही प्रभाव अभी तक अच्छी तरह नहीं समझा जा सका है, परंतु कुछ प्रमाण ये दर्शाते हैं कि ये वनों के मुरझाने का प्रमुख कारण है। ये प्रत्येक महाद्वीपीय में हो रहा है। वनों का मुरझाना हाइबैक एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है वनों का मृत हो जाना या कम हो जाना, यहाँ तक कि भवन का समरक भी नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि अम्ल पर इन पर जवाब और प्रदन क्रिया को बढ़ा देता है। अम्लीय वर्षा एक खतरनाक वैश्विक समस्या है और इसका असर प्रदूषण पैदा होने के स्थान के बहुत दूर तक फैला जाता है। इसलिए सैकड़ी
न्योविया के देशों ने यूरोप में ब्रिटिश प्रदूषण के खिलाफ आपत्ति की है और कनाडा ने उत्तर अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका को दोषी माना है। सत पोषणीय विकास। आज विश्व ने बहुत उन्नति की है। मानव ने तकनीकी उन्नति और ऊर्जा संसाधनों के उपयोग की सहायता से बहुत से आविष्कार और खोज की है, जिससे उसका जीवन अत्यधिक आरामदायक हो गया है। आज हम तकनीकी खनिज पदार्थों और ऊर्जा संसाधनों के बगैर जीवन के विषय में सोच नहीं सकते। यह बड़े पैमाने पर लगभग हर क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, चाहे वह कृषि, उद्योग, यातायात, संचार और घरेलू हो। क्या आज हमने कभी ये सोचा है कि पृथ्वी पर जीवन को कैसे प्रभावित करता है? आज की स्थिति में हमारी पारिस्थितिकी की भी खतरे में है। अगर हम इसी तरह से करते रहे तो अगले 100 वर्षों में अधिकतर खनिज और संसाधन समाप्त हो जाएंगे। साथ ही इसने इतने पारिस्थितिक मंडल के चारों घटकों को भी खतरे में डाल दिया है। यह है जलवायु तंत्र, जल चक्र, पोषण चक्र और जैव विविधता। दिल्ली में यमुना जल का उदाहरण लीजिए। हमने इस जल को इस सीमा तक प्रदूषण कर दिया है कि इस जल में दिल्ली में बहुत कम जलीय जीवन पाए जाते हैं। इस जल को साफ करने बाद भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसमें पौधे और उनके उत्पादकों को भी प्रभावित किया है। तब वह प्रश्न उठता है कि ऐसे जल का क्या फ़ायदा जिससे उपयोग नहीं किया जा सके। हालांकि यह नवीनीकरण योग्य है। यही हाल वायु मृदा का है। मानवीय लापरवाही और स्वास्थ्य के कारण यह प्राकृतिक संसाधन इस सीमा तक विकृत हो गए हैं कि इनका नवीनीकरण बहुत कठिन है। ये विकास पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। क्या इसका यह अर्थ है कि विश्व समुदाय को आगे विकसित विकास पर बिल्कुल पूर्ण विराम लगा देना चाहिए? यह बिल्कुल संभव नहीं है। ये पहले पूरे विश्व को परेशान किए हुए है। इस महत्वपूर्ण समस्या को हल करने के लिए विवेकपूर्ण प्रत्यय किए गए संयुक्त राष्ट्र ने नॉर्वे के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रो हरलेम ब्रूटलैंड की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस कमीशन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास आयोग UNCED के रूप में जाना जाता है। इसे ब्रूटलैंड कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का शीर्षक था हमारा साझा भविष्य। आरंभ में विश्व 2 समूह में विभाजित था, विकसित और विकासशील देशों, और इन्होंने आपस में यह दूसरे और दोषारोपण करना शुरू कर दिया। विकसित देशों में विकासशील देशों पर तीव्र जनसंख्या वृद्धि, गरीबी और प्रदूषण फैलाने वाली आदिम तकनीक के लिए दोष दिया। विकासशील देशों का तर्क था कि विकासशील देशों को खर्चीली जीवन शैली ने उपलब्ध संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाला दिया। लेकिन काफ़ी जोरदार चर्चाओं और तख्तों के बाद यह अनुभव किया गया कि कुछ ऐसे समान आधार होने चाहिए जिसके भविष्य में रक्षा करने पर विश्व एक मत हो। यह अनुभव किया गया कि पारिस्थितिक अर्थशास्त्र और तकनीकी में संतुलन होना चाहिए। इसलिए ब्रूटलैंड आयोग ने सतपोषणीय विकास को इस प्रकार परिभाषित किया: भविष्य की पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता से बिना समझौता किए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति। सतपोषणीय विकास के लिए अपनाई जाने वाली कार्यनीति। सतपोषणीय विकास को प्राप्त करने के लिए कुछ कार्यनीति नीचे दी गई है। आर्थिक विकास का पूर्ण उत्थान। सतपोषणीय विकास द्वारा गरीबी को दूर करना चाहिए। गरीबी से पर्यावरण पर दबाव बढ़ता है क्योंकि लोगों की जीवन शैली पर्यावरण पर अवक्रमण कर देती है। उदाहरण के लिए ईंधन के लिए वनों का कटना अथवा अत्यधिक चराई द्वारा मनुष्यतलीय को बढ़ाना।
वह लोग आसनीय हैं क्योंकि उनके पास आजीविका के विकल्प साधन नहीं हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अधिकतर लोग अफ्रीका और एशिया में रहते हैं। इन लोग को कुछ विकल्प जैसे कार्यकुशलता, प्रतिशिक्षण, शिक्षा आदि देने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए ताकि वह आजीविका कमा सके और गरीबों से बाहर आ सके। अन्यथा शतपोषणीय विकास के उद्देश्य ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जब तक गरीबी रहेगी गरीब लोग अपने जीवन यापन के लिए प्राकृतिक पर निर्भर बने रहेंगे। जनसंख्या का शतपोषणीय स्तर सुनिश्चित करना आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती जनसंख्या वृद्धि की अधिकतम दर को हल करना है। विशेषकर अफ्रीका, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में जनसंख्या विस्फोट का जीवन की गुणवत्ता, शिक्षा उपलब्धता, स्वास्थ्य पर स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और जीवन यापन के संसाधनों से सीधा संबंध है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को अतिरिक्त सुविधाएं देने में सरकार पर बहुत बोझ पड़ता है। मनुष्य की आवश्यकताओं का पूरा करना, आर्थिक विकास की वृद्धि में पूर्ण उत्थान के लिए यही पहली शर्त है। यह सर्वविदित है कि जब तक मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी वह विकास प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा। मनुष्य की आवश्यकताओं में प्रत्येक भोजन, उचित आवास, स्वच्छंद जल पूर्ति और स्वास्थ्य सेवाएं सम्मिलित है। प्रत्येक और वक्त युक्त भोजन दिया जाना चाहिए ताकि कुपोषण से बचा जा सके और उनके शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित किया जाए ताकि बीमारियों से उनका बचाव हो सके। वृद्धि की गुणवत्ता को बदलना, विकास का दिन विन्यास को बदलने की आवश्यकता है। जब हम वृद्धि या विकास कहते हैं तो हमारा अभिप्राय हमेशा आर्थिक विकास अथवा भौतिक विकास से होता है, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि भौतिक विकास भौतिकवादी ना हो, कम ऊर्जा की खपत और समान रूप से वितरित करने योग्य हो। आर्थिक और सामाजिक विकास एक दूसरे को आपस से दृढ़ करने योग्य हो। दूसरे शब्दों में आर्थिक विकास को अच्छे सामाजिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि साथ सामाजिक विकास किसी क्षेत्र, प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकता है। संसाधनों के आधार को सुरक्षित रखना और बढ़ाना सिर्फ इसके लिए और नैतिक आर्थिक तथ्य है। नैतिक तथ्य ये है कि हमारे अगली पीढ़ी के लिए पोषण के लिए संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। इसके साथ ही हमें आर्थिक तथ्य को भी समझना चाहिए। आर्थिक तथ्य ये है कि हम गरीब व्यक्तियों से पर्यावरण को बचाने के लिए गरीब रहने को नहीं कह सकते। दूसरी ओर विकास देशों में उपभोक्तावाद को चुनौती देने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में आई असमानता को दूर करना होगा। शतपोषणीय विकास में चुनौती ये है कि विकास को कम किए बगैर और जीविकोपार्जन के लिए संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखते हुए कैसे संसाधनों को संरक्षित रख सकते हैं। तकनीकी का पूर्ण अनुकूलन और जोखिम प्रबंधन। ऊपर वर्णित 5 कार्यनीतियों का से तकनीक के 2 मुख्य तरह से पूर्ण अनुकूल से है। प्रथम, नवप्रवर्तन की क्षमता को विकासशील देशों में अत्यधिक बढ़ाना। द्वितीय, विकसित देशों को तकलीफ के हस्तांतरण के प्रत्यय करने चाहिए। इसलिए सभी प्रकार के तकनीकी विकास में पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। ये जोखिम प्रबंधन के प्रश्न से गहराई से जुड़ा हुआ है। इससे पर्यावरणीय प्रभाव को असरदार तरीके से कम करना है। निर्णय लेने में और अर्थव्यवस्था को मिलना। अर्थव्यवस्था में पारिस्थितिकी को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानना चाहिए, बल्कि एक दूसरे से संबोधित करना चाहिए। शतपोषणीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अर्थशास्त्र पारिस्थितिकी का गठन आवश्यक है। आपने क्या सीखा? शायद हमारी पृथ्वी अकेला ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। जैवमंडल पृथ्वी का वह सकरा भाग है
जहाँ पर जीवन सभी रूपों में मिलता है। इस भाग में जीवन इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर भूमि, वायु, जल का सही मिश्रण उपलब्ध है। जैवमंडल के 3 प्रमुख घटक हैं: अजैविक, जैविक और तथा ऊर्जा घटक। जैविक घटक के उदाहरण हैं मृदा, वायु, जल आदि, जबकि पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव जैवमंडल के प्रमुख घटक है। तीसरा घटक ऊर्जा है, जिसका प्रमुख स्रोत सूर्य है, जिससे बगैर जैवमंडल पर जीवन संभव नहीं है। पारिस्थितिक एक तरफ जीवों और अनेक भौतिक वातावरण के बीच अंतर्संबंध का अध्ययन करता है तथा दूसरी ओर जीवों के मध्य अंतर्संबंधों का अध्ययन करता है। परितंत्र को एक ऐसे तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे एक दूसरे पर निर्भर घटक आपस में अंतर्संबंध रखे हुए हैं, एकीकरण पूर्ण का निर्माण करते हैं। अगर हम परितंत्र के क्रियाकलापों का अध्ययन करें तो परितंत्र का अध्ययन ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला, समय और स्थान के संदर्भ में विभिन्नता, प्रारूप, जैव भूरासायनिक चक्र, विकास और परदू प्रभाव, नियंत्रण, यांत्रिकी अथवा सतत यांत्रिकी। एक परितंत्र में घटकों तथा उपघटकों के मध्य अंतक्रिया होती रहती है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह निहित होता है। खाद्य श्रृंखला ऐसे ही एक उदाहरण है, जिसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का हस्तांतरण क्रमिक तरह से होता है। एक खाद्य श्रृंखला में ऊपर के स्तरों पर क्रमबद्ध सतह से सदस्यों का जीवों की संख्या घटती जाती है। जब विभिन्न स्तरों की संख्या को आलेखित किया जाता है तो यह एक पिरामिड का रूप धारण कर लेता है, इसलिए इसे खाद्य पिरामिड कहते हैं। प्रत्येक परितंत्र में एक निश्चित निहित रचना तंत्र होता है जो संतुलन बनाए रखता है। प्राकृतिक जैव भूरासायनिक चक्र ऐसा ही चक्र है। भूरासायनिक चक्र कुछ नहीं है, केवल औषधि और अजैविक तत्वों के विभिन्न वायुमंडलीय रूप है। यह इसे विभिन्न जैविक घटकों के कार्बनिक रूपों से प्राप्त होते हैं और अंत जैविक स्थिति में पहुंच जाते हैं। जैव भूरासायनिक चक्र के उदाहरण है जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और फॉस्फोरस चक्र। परितंत्र को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे अधिक प्रचलित है एवं आसान गर्मीकरण का आधार आवास है। इस आधार पर परितंत्र को स्थलीय एवं जलीय परितंत्रों में बांटा जा सकता है। इन परितंत्रों को फिर बहुत से उप विभागों में विभाजित किया जाता है। जैवमंडल सबसे बड़ा परितंत्र है जो करोड़ों वर्षों से शांत रहा है, परंतु हाल के वर्षों में मनुष्य के हानिकारक या प्रतिकूल कार्यों द्वारा उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसमें से कुछ हानि अपरिवर्तनीय है। इनमें से कुछ घटनाएं हैं: भूमंडलीय तापन, घटती हुई ओजोन परत, अम्लीय वर्षा, समुद्र जल स्तर में परिवर्तन आदि। आज वैश्विक स्तर पर इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक शुरू हो चुके हैं। सार्थक परिणामों में से एक पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र के आयोग का गठन। आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की उसका शीर्षक था हमारा साझा भविष्य। इस रिपोर्ट में शतपोषणीय विकास की अवधारणा का प्रतिपादित किया गया। शतपोषणीय विकास की परिभाषा इस प्रकार की गई: भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता से बगैर समझौते किए हुए वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करना। शतपोषणीय विकास को प्राप्त करने के लिए कुछ कार्यनीतियों से सम्मिलित है: आर्थिक वृद्धि में संशोधन, आवश्यक मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना, जनसंख्या के पोषणीय स्तर को सुरक्षित करना, वृद्धि की गुणवत्ता में सुधार करना, संसाधन आधार का संरक्षण और उसकी वृद्धि, तकनीकों का पूर्ण अनुकूलन और जोखिम प्रबंधन का निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरण और अर्थशास्त्र का समागम। दोस्तों, ये चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।